भरी दोपहरी में भी ये औरत पता नहीं क्यों आराम ना करके टहलती रहती है। सामने वाले काका के खेत में रोज ही दोपहर में दिखती है मुझे। मैं कई बार बोली उसे, उधर खेत में सांप कीड़े मकोड़े होते हैं, मत जाया करो, पर मुझे ही बच्चा बोलकर भगा देते हैं। हाँ, सही समझे, वो मर चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही तो 13वीं हुई है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो अब भी मुझे उस खेत में दिख जाती है। आज जब मैं स्कूल से घर आ रही थी, फिर से वो मुझे उसी तरह उसी जगह दिखी। मैं दौड़कर उसके घर गई और उसके छोटे बेटे से बोली, आपकी मम्मी काका के खेत में है, जल्दी चलो। तुझे पता भी है ना तो क्या बोल रही है? मैं बोली, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, वो वहीं है, उसी खेत में। वो दौड़ा दौड़ा काका के खेत पर आया। वो वहीं थी, मिट्टी में सनी हुई खेत में उगे हुए घास चबा रही थी। अपने बेटे को देखकर पहले तो वो रोई, फिर जैसे ही शांत हुई अपने बेटे रवि पर टूट पड़ी। इस अचानक से हुए हमले से रवि हैरान हो गया और फिर जी जान लगाकर वहां से भागा। भागता हुआ वो अपने घर में जाकर छुप गया और रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी जया उसके पास गई और रोने का हाल पूछा। रवि बोलता है, मैंने माँ को देखा और फिर उसने जो कुछ भी घटा था सब जया को कह दिया। जया हैरान होकर कुछ देर चुप होकर उसे देखती रही, फिर बोली, क्या हम किसी तांत्रिक ओझा से बात करें? हो सकता है कि वो कोई हल निकाल सकें। रवि बोला, हाँ ये सही रहेगा, और दोनों निकल गए तांत्रिक के खोज में। सबसे पहले उन्होंने अपने आस पड़ोस में पूछा, फिर पंडित ओझाओं से। उनमें से एक पंडित ने कहा, अपनी माता से बात करके उनसे पूछो कि वो क्यों अब तक मुक्त नहीं हो सकी है, कि क्या कोई कमी रह गई थी क्या उनके श्राद्ध में, या फिर कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकी, और वो क्या जवाब देती है हमें बताओ, हम उस हिसाब से ही कोई काम करेंगे। रवि बोला, जी बाबा ऐसा ही होगा। यह कहकर रवि और जया वहां से लौट आए, पर रास्ता अभी लंबा था और रात भी। अभी कुछ दूर ही बढ़े थे कि सामने एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, पर उसकी आंखें खुली हुई थी और फिर अचानक से वो खड़ी होने लगी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बिल्कुल रवि के आकार की होकर रुक गई। रवि और जया उसे देखकर एकदम जड़ गए, ना हिल पा रहे थे और ना ही कुछ सोच पा रहे थे। फिर उस बिल्ली ने घिनौना चेहरा बनाना शुरू किया जो बिल्कुल जला हुआ था। धीरे धीरे वो एक इंसानी शरीर में बदलने लगी जो एक औरत सा दिखता था, और अब एक जली हुई शक्ल वाली औरत दोनों के सामने खड़ी उन्हें एकटक घूरे जा रही थी। अनायास ही रवि के मुंह से शब्द फूटा, माँ। रवि का बोलना था और बस वो औरत राख की तरह बिखरने लगी और हवा में गायब हो गई। रवि और रोने लगा, आखिर ये सब क्या हो गया? क्यों माँ को मुक्ति नहीं मिल पाई? जया, हमने कहाँ गलती कर दी? रवि को रोता देख जया भी रोने लगी, फिर हिम्मत करके बोली, अभी रोने से पहले ये जरूरी है कि हम माँ को मुक्त कैसे करें, इसलिए घर चलो, अभी आराम करके कल देखते हैं कि क्या करना है। अगले दिन दोपहर में रवि उसी काका के खेत में बैठा था। वो माँ का इंतजार कर रहा था, और काफी देर बाद भी जब माँ वहां नहीं दिखी तो वह वापस आने लगा। चलते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही वो मुड़ा उसके होश उड़ गए। सामने उसकी माँ भयानक चुड़ैल के रूप में हवा में उल्टा लटक रही थी। उसे देखते ही रवि भर भरा कर जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन आसपास से लोग इकट्ठा हो गए। तब तक रवि बेहोश हो चुका था। होश आने पर भी वो सदमे में था, ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ सुन रहा था। उसे बस एक ही बात खाई जा रही थी कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ। रवि अभी सदमे में ही था कि तभी सामने से गुरु रमाकांत जी आते हुए दिखे। वो बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे जिन्होंने ऐसी भूत प्रेत वाली गुत्थियों को कई बार सुलझाया है। उन्हें देखते ही रवि उठा और गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी ने रवि को उठाया और कहा, रो नहीं,
और जो कुछ भी हुआ वो सब विस्तार से बताओ। रवि ने जो कुछ भी हुआ था सब कुछ गुरुजी को बताया, जिसे सुनकर गुरुजी ने कहा, क्या तुमने सारे दह कर्म सही से पूरे किए थे? उनकी 13वीं के सारे रस्म सिलसिलेवार किया था, जैसे कि मनुष्य के मरणोपरांत करते हैं। रवि बोला, जी गुरुजी, मैंने सब किया था। गुरुजी बोले, फिर तो तुमने सारे क्रियाक्रम शमशान में ही किया होगा ना? रवि एकटक गुरुजी को देखता रहा, फिर बोला, जी नहीं, मैंने माँ के दाह संस्कार बांस के बगीचे में किए और काका के खेत में। गुरुजी बोले, यही तो सबसे बड़ा पाप कर गए तुम। बंस बिट्टी में कभी भूल कर भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वंश की हानि होती है और मृत व्यक्ति के पुत्र को प्रेत दोष लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जो जन्म जन्म तक चलता है। रवि बोला, तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? गुरुजी बोलते हैं, है तो, पर बहुत टफ है। साथ ही इसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रवि बोला, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि कोई गलती से भी गलती ना हो, और मेरा भरोसा करें कोई गलती भी नहीं होगी। गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट देता हूँ, तुम वह सब मंगवा कर रखना। 2 दिन बाद अमावस्या है, उस शाम तुम आश्रम में मिलना मुझसे। अमावस्या की रात को हमें कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे। ध्यान रहे, ये अनुष्ठान रात 12 बजे के बाद ही शुरू होगी और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना उसे भी अनुष्ठान में शामिल होना होगा। रवि बोला, जी गुरुजी, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहता हुआ रवि वापस घर आ गया। रवि के घर पहुंचते ही जया ने कसकर उसे अपनी बाहों में भरती हुई बोली, यूं ही बिना बताए कहाँ चले गए थे और इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? इस मुसीबत का कोई हल मिला क्या? रवि बोला, मिला तो, पर मुसीबत का हल मिलना और मुसीबत हल होने में बहुत फर्क है, और अभी तो हल की शुरुआत भी नहीं हुई है। खैर, मुझे एक थैला दो, कुछ जरूरी के सामान लाना है। जया बोलती है, सामान? कैसा सामान और किस लिए? रवि बोला, आज आश्रम के गुरुजी मिले थे, उन्होंने ही कुछ उपाय सोचा है और इसके लिए कुछ आवश्यक सामान चाहिए, बस वही लेने जाना है। रवि सारा सामान लेकर आता है और घर में रख देता है। रात को जैसे तैसे दोनों सोते हैं। नींद तो दोनों के आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। जया चाय बनाने के लिए उठते ही पहले किचन में गई, पर जैसे ही किचन में नजर पड़ी उसकी चीख निकल गई। जया की चीख सुनकर रवि भागता हुआ आया। किचन का नजारा किसी का भी दिल दहला देने वाला था। पूरा किचन सड़े गले मांस के बदबू सा महक रहा था। हर तरफ किसी जानवर के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। दीवार पर खून के बड़े बड़े छींटे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नरभक्षी ने किसी बेजुबान की मौत का तांडव मचाया हो। ये सब देखकर जया रवि के कंधे पे ही झूल गई। रवि भी अपनी सांसें थामे जया को लेकर वहां से अपने कमरे में आ गया। पहले तो जया को बेड पर लिटाया और वापस से किचन में आया, पर ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल, बस अगर कुछ है तो सिर्फ जले हुए लाश की बदबू। रवि एक एक कदम फूक फूक कर रखता हुआ सारे किचन का जायजा ले रहा था। इतना सब देखकर हलक सूख गया था उसका। पानी पीने को वो फ्रिज की तरफ बढ़ा और तभी खूनी लाल आंखें, बिखरे हुए घने काले बाल और भयानक सूरत का एक प्रेत सामने ऐसे खड़ा घूर रहा था जैसे अभी ही रवि को खा जाएगा। उसे सामने खड़ा देख रवि के प्राण सूख रहे थे, पर तभी उसे याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि उससे बात करो, वो यदि चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत हो नहीं रही थी। वो तो जैसे मुकमधिर हो गया था। वो प्रेत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके जले हुए शरीर के घाव से गंदा काला रक्त बह रहा था। वो जोर जोर से सांसें लेता हुआ रवि पर झपटा और तभी जया चीखती हुई आई और रवि को खींचकर किनारे कर लिया और वो प्रेत चीखता हुआ हवा में गायब हो गया। डर के मारे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से चिपके रही। जया बोली,
चलो हम कहीं और चलते हैं रवि। इस डर से दहशत से कुछ देर ही सही, पर दूर तो हो। रवि बोला, पागल हो रही हो जया, ये साए की तरह हमसे चिपक चुका है। हम जहां होंगे ये वहीं होगा। जया बोली, ऐसा नहीं है, एक ऐसी भी जगह है जहां ये कतई नहीं आ सकते। रवि बोला, और वो कौन सी जगह है? जया बोली, वो जगह है मंदिर। रवि ने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे। अब तो भूख भी लग रही थी, सो दोनों ने सोचा कि पहले रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खाते हैं, फिर चलेंगे मंदिर। जया और रवि कार में जा रहे थे। सहसा गाड़ी के सामने एक परछाई सी दिखी, जो किसी इंसान की तरह बिल्कुल ही नहीं थी। वो दौड़ा दौड़ा आया और कार की बोनट पर जोर की छलांग लगा दी। गाड़ी एक तेज आवाज के साथ हिचकोले खाती हुई बंद हो गई। अचानक हुए हमले से दोनों ही घबरा गए। बहुत जोर लगाने के बाद फाइनली गाड़ी चल पड़ी। बेहद तेज रफ्तार में बिल्कुल हवा सी बनकर दौड़ने लगी। रवि ने मुड़कर देखा, वो साया भी पीछे पीछे आ रहा था। रवि ने कार की स्पीड बढ़ाई और सीधा गुरुजी के आश्रम जाकर रोकी। जया ने पीछे मुड़ के देखा, वहां अब कोई नहीं था। एक लंबी गहरी सांस लेकर दोनों आगे बढ़े और गुरुजी से मिलकर उन्हें सब कुछ कह सुनाया। गुरुजी ने अपने चेले को बुलाया और कहा कि इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। फिर रवि से कहा, देखो, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ या जो हो रहा है मैं जानता हूँ, झेलना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें हिम्मत और धैर्य दोनों ही रखने होंगे। पर खैर, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। गुरुजी बोले, क्योंकि कल और परसों अपनी माँ का 2 दिन का पुनः श्राद्ध करना होगा। रवि बोला, जैसा आप कहें, अब तो सब आपके सहारे ही हैं। तभी चेला खाना ले आया। जाओ हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, क्योंकि हिम्मत और धैर्य के साथ साथ ताकत की भी जरूरत होती है। आज रात भर की बात है, जो कुछ सामान लाने को मैंने कहा था ले आए सब? रवि बोला, जी गुरुजी, सब ले आया। गुरुजी बोले, ठीक है, जाने से पहले मुझसे मिल लेना। जया और रवि ने खाना खाया, फिर गुरुजी से मिलने गए। गुरुजी ने उन्हें एक दिया दिया और कहा, शाम ढलने के बाद इस दिए को जलाकर घर के बीच में रख देना। जया ने देखा, दिए में सूत जैसी पतली बाती थी, जिसमें ना तेल था ना घी। उसने गुरुजी से पूछा, इसमें तेल डालना है या घी? गुरुजी बोले, इसमें कुछ नहीं डालना है, यह अभिमंत्रित है और यह सारी रात यूं ही जलता रहेगा। इसके जलने से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। और रवि, तुम तैयार रहना, कल सुबह ही हमें शमशान के लिए निकलना है। वहां और भी बहुत सी तैयारी करनी होगी। तुम्हारी माँ का पुनः श्राद्ध करना है तुम्हें। रवि उदास हो गया, रोया भी। उसे बहुत ग्लानि हो रहा था, अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। खैर, घर आने तक शाम ढलने को हो चुकी थी। जया ने दिया जलाया। रात गहरी हो चुकी थी और अब तक सब नॉर्मल था। रवि और जया दोनों अब कुछ शांत थे। कम से कम ये रात अच्छी बीतने वाली थी। रात के 2 बजे अचानक रवि की नींद खुली। वो उठ बैठा, बगल में देखा तो जया सो रही थी। उसने सोचा चलकर देखूं जरा दीप जल रही है या नहीं। देखा तो हवा में झूमता हुआ दीपक मंद मंद जल रहा था। बाहरी खिड़की के पास कोई खड़ा था। इस वक्त कौन हो सकता है? रवि ने सोचा, शायद कोई चोर। हाँ, वही होगा, चलकर देखता हूं। रवि के आगे बढ़ते ही चोर भी बाहर भागने लगा। उसके पीछे पीछे रवि भी भागा। चोर दौड़कर काका के खेत में घुस गया। पीछे से रवि भी। अचानक किसी चीज से टक्कर हुई और रवि गिर गया। उसे घुटने में जोर से लग गई थी। वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा है। रवि ने सोचा, हो ना हो ये वही चोर होगा जो थक कर यहाँ बैठ सुस्ता रहा है। रवि मुड़ता हुआ उससे पूछा, क्यों थक गए तुम? रवि बोलता बोलता हकला गया। उसके बगल में कोई चोर नहीं बल्कि चुड़ैल बैठी थी। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे।
उसने बिना कोई प्रतिक्रिया के सीधा रवि का गला पकड़ लिया। वो जितना छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, चुड़ैल अपनी पकड़ और सख्त कर लेती। रवि का चेहरा लाल हो चुका था, वो छटपटा रहा था, उसे अपना दम घुटता सा लग रहा था। वो अब बस बेहोश हो रहा था कि तभी उसे याद आया कि इसी प्लॉट पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे पास पड़ोस के लोगों ने हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा गाड़ रखी है और रोज उनकी पूजा करते हैं। बस रवि ने सोचा कि किसी तरह से मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो बच सकता हूं। इतना सोचना था कि रवि के अंदर ना जाने कहां से बिजली जैसी फुर्ती आ गई। उसने चुड़ैल को पूरी ताकत से धक्का दिया और उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे वो पेड़ दिख गया। वो दौड़कर उधर को लपका, पेड़ के नीचे पहुंचकर हनुमान जी को प्रणाम किया और उन पर चढ़े हुए सिंदूर को अपने दोनों हाथों में पोंछ लिया। मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल वहीं चक्कर काट रही थी। रवि दौड़ता हुआ गया और सिंदूर लगे हाथों से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ का सिंदूर उसके माथे पर रगड़ने लगा। चुड़ैलनी के जहां जहां सिंदूर लगा था वहां से वो जलने लगी थी, उसके बाल जलने लगे थे। वो दर्दनाक चीख करके चिल्ला रही थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह आग के लपेट में थी। बस अब वो खत्म होने वाली थी, पर कुछ था जो उसे बचा रहा था। कोई सफेद चमकीला सा साया। कुछ ही देर में वो पूरी जल गई। उसके जलने की राख तक नहीं बची, पर कुछ तो बचा था। उस सफेद रोशनी की चमक धीरे धीरे से कम हो रही थी और फिर एक चेहरा उभरा, रवि की माँ ममता का चेहरा। रवि अपनी माँ को देखते ही बरस पड़ा और बोला, ये सब क्या है माँ, और क्यों? तुम मुक्त नहीं हुई, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मेरी गलती है, पाप किया है मैंने और सजा का भी हकदार हूँ। पर क्या इस तरह जैसे आप दे रही हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्राद्ध के बाद भी ये सब ठीक होगा या नहीं। पर इससे मैं चुड़ैल नहीं बनती, बस भटकती रह जाती। मेरे चुड़ैल बनने के कारण कुछ और है, और वो है मेरी अस्थियों का गलत इस्तेमाल किया जाना। रवि बोला, क्या? हाँ रवि, हमारे बांस बगान के पीछे वो जो कजरी रहती है ना, वो एक डायन है। उस रात को जब तुम सब वापस आ गए थे, तब तुम लोगों के जाने के बाद वो आई थी और मेरी अस्थियों का कुछ हिस्सा ले गई। उससे कुछ जादू टोना करने लगी और मुझे यानी मेरी रूह को अपने बस में करने में लग गई। जिस तरह से तुमने मेरे श्राद्ध का क्रिया किया था, मैं मुक्त हो सकती थी, मगर उस डायन ने श्राद्ध में भी कुछ टोटके आजमाई थी और आखिरी दिन 13वीं को आखिर में उसकी कैद में फंस गई और तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो कल गुरुजी से मिलकर आपका पुनः श्राद्ध करूँगा ताकि आपको मुक्ति मिल जाए और आप मोक्ष प्राप्त करो। ममता बोली, वो तो ठीक है, पर वहाँ केवल मैं ही कैदी नहीं हूँ, मेरे जैसी और भी हैं जो कैद हैं, जिन्हें सालों से मुक्ति नहीं मिली है। वे भी इसी शाप को झेल रही हैं, न जाने कब से और कब तक झेलेंगे। रवि बोला, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको कुछ आइडिया हो तो बताओ। ममता बोली, वो सब गुरुजी को पता है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अब मैं चलती हूँ, सुबह हो गई है, तू भी घर जा। अगर जया उठी और तू नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएगी। रवि ठीक है माँ बोलते ही रोने लग गया। रवि की माँ ममता बोली, एक और बात रवि, आज अमावस्या है, आज रात को भी पान गली चौराहे पर कुछ टोने टोटके करने वाली है वो। अगर तू उसे रोक पाए और उसकी सच्चाई मोहल्ले वालों के सामने ले आया तो कुछ बात बन सकती है। रवि बोला, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। रवि घर आ जाता है, आंगन में आकर देखता है दिया अब बुझ चुकी थी। कमरे में जया अब तक सो रही थी। रवि भी बगल में जाकर लेट गया। जया ने रवि और गुरुजी के शमशान जाने और श्राद्ध के उपयोग के सारी चीजें तैयार कर दी। थोड़ी देर में रवि भी उठ गया और गुरुजी को कॉल किया। उधर गुरुजी भी पूरी तैयारी में थे। रवि का कॉल देखे तो झट से पिक किए। रवि बोला, गुरुजी कल रात को, और एक एक करके सब कुछ गुरुजी को बताता गया। गुरुजी बोले, तो फिर क्या सोचा है तुमने? रवि बोला,
मैं कजरी का पर्दाफाश करके रहूंगा, चाहे जो हो मैं देख लूंगा। गुरुजी बोले, ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर फिलहाल के लिए हमें और भी काम है। जल्द से जल्द शमशान पहुंचना होगा। रवि बोला, जी गुरुजी। और फिर रवि जया से कहता है कि सुनो जया, हमारे आसपास के जितने भी गली मोहल्ले के लोग हैं सबसे कह देना कि आज रात 12 बजे पान गली चौराहे पर कुछ पूजा प्रोग्राम होने वाला है, वो लोग जरूर आएं। और हाँ, साथ ही ये भी कहना कि चुपचाप आएं, किसी को भी कानो कान खबर ना हो, ऐसा बताना। ठीक है, जया कहती है, पर ऐसा क्यों, कुछ हुआ है क्या? रवि बोला, नहीं, अभी तक नहीं, पर शायद कुछ हो जाए। जया बोली, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। रवि बोलता है, बता दूंगा, अभी देर हो रही है, बाय। ठीक है, कह दूंगी। जया कंफ्यूज थी कि क्या है ये सब, वो ऐसे कैसे कह देगी सबको, और क्या पता लोग उस पर भरोसा करेंगे भी या नहीं। जया गुस्सा हो रही थी कि कम से कम उसे तो बताता कि क्या बात थी। खैर जो भी हो, अब बोलकर गया है तो करना ही पड़ेगा। इधर शमशान में रवि पूरी तन्मयता से अपनी माँ का श्राद्ध कर रहा था। शाम होने लगी थी, श्राद्ध क्रम भी लगभग पूरी हो चुकी थी, बस कुछ कुछ ही बाकी रह गया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में सब लगे हुए थे। आकाश की लालिमा अब डरावनी हो गई थी। अचानक ही मोहल्ले में कुछ शोर सा होने लगा। एक ही घर से दो बच्चे जो कि आपस में जुड़वा हैं, काफी देर से मिल नहीं रहे हैं। रो रो कर ढूंढ ढूंढ कर उन बच्चों की माँ की तो हालत एकदम खराब हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी बच्चे कहीं नहीं मिले। थक हार कर सब घर में बैठे रहे और अपने अपने बच्चों को भी घरों के अंदर कर लिया। रवि सारे कर्म क्रिया करके जब वापस लौटा तो देखा जया अपने दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में थामे बैठी है। रवि बोला, क्या हुआ जया, ऐसे क्यों बैठी हो? जया बोलती है, क्या कहूँ रवि, ना जाने अमन नमन दोनों भाई कहाँ चले गए हैं, काफी ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहे। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, आखिर कहाँ चले गए दोनों? रवि बोला, बात तो गंभीर है, पर मैं जानता हूं कि वो दोनों कहाँ हैं। जया बोली, तो फिर बैठे क्यों हो, चलो उन्हें लेकर आएं। जया उठकर बाहर निकलने लगती है, पर रवि उसे रोक लेता है और कहता है, पागल मत बनो जया, तुम भी भली भांति जानती हो कि बच्चे कहाँ हैं और किसके पास हैं। रवि जया को कुछ इशारे करते हुए बोलता है, जिसे जया तत्काल समझ जाती है, और फिर हमारा एकदम से वहां जाना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। जया ने हामी भरते हुए कहा, तो कम से कम हम अमन नमन के मम्मी पापा को तो बता ही सकते हैं, वो लोग कब से परेशान हैं, अगर उन्हें पता रहेगा तो वो थोड़ा निश्चित होंगे। रवि कहता है, हाँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं, आखिर उनका चौराहे पर आना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोनों अमन नमन के घर जाकर उन्हें बता देते हैं और रात के प्रोग्राम में शामिल होने का रिक्वेस्ट भी करते हैं। रात के 11:30 बजे रवि, जया, गुरुजी और उनके कुछ चेले पान गली चौराहे पर इकट्ठा होते हैं। गुरुजी ने अपने चेले सोहन को एक हवन कुंड तैयार करने को कहा। दूसरा चेला हवन के लिए सामग्री बना रहा था। गुरुजी स्वयं मां काली की मूर्ति के साथ कुछ कर रहे थे, पर यह सब तो दिखावा था, असली प्लान कुछ और ही था। रवि, जया और कुछ और चेले स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े लोगों का इंतजार कर रहे थे, पर किसी को यह खबर नहीं थी कि दो जोड़ी आंखें छुप कर रह रहकर उन्हें ही घूर रही थी। हवन शुरू हो गया था, पर अभी तक कोई नहीं आया था। रवि गुस्से से झन्ना रहा था, अभी तक कोई नहीं आया, पता नहीं सब कैसे करूंगा, कैसे होगा उस डायन का पर्दाफाश। रवि ये सब सोच ही रहा था जब सामने से अमन की माँ पारुल और उसके घर वाले आते दिखे। जया जल्दी से गई और उन्हें एक पेड़ की ओट में छुपा दी और वहीं रहने को बोलकर वापस अपनी जगह लौट आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोग भी बढ़ रहे थे। रवि और जया दोनों मिलकर सबको कहीं न कहीं छुप जाने का बोल वापस अपनी जगह आकर बैठ जाते। काफी रात हो गई थी, पर कजरी अब तक नहीं आई।
कोई औरत 2 बच्चों को रस्सी से जकड़ी हुई थी और खुद एक पेड़ के पास अपनी घूनी रमाए बैठी थी। आवाज सुनकर पारुल का कलेजा लगा जैसे फट गया था, क्योंकि वो दोनों बच्चे अमन नमन थे जिन्हें कजरी ने जबरदस्ती दबोचा हुआ था। तभी गुरुजी का कुछ इशारा हुआ और रवि ने लोगों को अपने पास बुलाया और अपने पीछे आने को कहकर धीरे धीरे बिना आवाज किए रो रहे बच्चे की आवाज की दिशा में बढ़ता है। सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद रवि रुक जाता है। सब देखते हैं एक बहुत ही भयानक सी औरत पूरे तन पर भस्म लगाकर गले में मुंड माला डाले, बालों को लहराए, सामने अग्नि जलाकर बैठी हुई कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। अग्नि से उत्पन्न हो रहे लपटों में वो और भी भयानक दिख रही थी। उसके पास एक बड़ी सी तेज धार वाली हसूली थी, एक मानवीय खोपड़ी, कुछ नींबू और ना जाने क्या क्या रखा था। सब लोग अपना दिल थामे उसे एक टक देख रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उस औरत ने एक चाकू लेकर अपनी हथेली पर बड़ा सा कट किया और उस मानव खोपड़ी को अपने खून से नहला दिया। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। यही नारा लगाती हुई दोनों बच्चों की रस्सी निकालकर उन्हें घसीटते हुए अग्नि के सामने पटक देती है। हसूली उठाती है और जोर जोर से बोलती है, शैतान नर बलि स्वीकार करो। और ये बोलते हुए एक बच्चे पर झपटती है कि तभी रवि दौड़ता हुआ जाता है और उसे जोर का धक्का देकर उसे बच्चे को अपनी तरफ कर लेता है। इतना सब देखकर लोग सकते में आ जाते हैं। कुछ लोग उस औरत को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी गुरुजी भी आ जाते हैं और अग्नि के पास पड़ी शीशियां देखकर समझ जाते हैं कि उनमें आत्माएं कैद हैं। इधर लोगों का गुस्सा चरम पर था। लोग उसे पहचान चुके थे कि यह कजरी है और उसके घटिया मानसिकता को भी समझ चुके थे। इसलिए जिसके जो हाथ लग रहा था, ईंट कंकड़ पत्थर लकड़ी चप्पल जो भी उस पर बरसाए जा रहे थे, लोग उसे मार रहे थे। पर कजरी उफ भी नहीं कर रही थी। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था या शायद उसने अपना अंत स्वीकार कर लिया था। खैर, भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला, इस औरत को जीने का कोई हक नहीं है, इसे इसी पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया जाना चाहिए। पूरी भीड़ ने इसका समर्थन किया, पर जया ने मना कर दिया और सबसे विनती करते हुए बोली कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। गुरुजी ने जया का साथ दिया। आनाकानी करते करते सब मान गए और फिर रवि पुलिस को कॉल मिलाने लगा। इधर गुरुजी ने सभी कैद आत्माओं को भी मुक्ति दिलवाई। सुबह हो चुकी थी, पुलिस भी आ गई थी। सब कुछ छानबीन कर लेने के बाद कजरी को वैन में ले जाने लगी, मगर कजरी की हरकतें देखकर लग रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कजरी को मेंटल आइसलम में डाल दिया गया है। अब मोहल्ले में सब शांत था। रवि ने अपने घर पर शांति पूजा रखवाई थी। मोहल्ले के सब लोग आए और रवि के साहस और सूझबूझ की खूब तारीफ की। सबसे ज्यादा खुश अमन नमन के माता पिता थे, क्योंकि रवि की वजह से ही उन्हें उनके बच्चे वापस मिले। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। रात के तकरीबन 11 बजे फैशन की दुनिया की, यानी कि जिस्मों के बाजार की 4 बहनों जैसी बेस्टीज अपने अपने फ्लैट्स के कमरों में बैठकर निदा, सदफ, आसमा और रुखसार हंस हंस कर वीडियो कॉल पर अपनी ओपन, अश्लील और लड़कियों वाली चटपटी बातें कर रही थी। और अचानक निदा को उदास देखकर आसमा पूछने लगी कि अरे क्या निदा मेरी जान, आज तेरे खूबसूरत चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? तेरी चोली फिर से टाइट हो गई है क्या? यह पूछते हुए आसमा निदा को छेड़ने लगी और चंचल हंसी हंसने लगी। और आसमा की बात सुनते ही निदा ने आसमा को गाली देते हुए अपनी नाक चढ़ाकर गुस्सा दिखाने लगी। और ये देखते ही सदफ बीच में बोल पड़ी कि ओए खबरदार आसमा की बच्ची, जो तूने मेरी जान निदा के खूबसूरत नारंगियों पर कोई भी कमेंट की तो साली तेरे खुद के तो नींबू जैसे हैं, और जब देखो तू मेरी निदा की नारंगियों को नजर लगाती रहती है। कह दिया ना,
निदा सिर्फ मेरा माल है, समझी? दूर रहा कर उससे। और ये कहते हुए सदफ जोर जोर से हंसने लगी। सदफ की बात पर तो निदा को और भी गुस्सा आ गया और तभी रुखसार बोल पड़ी, अरे बस करो यार, तुम सारी की सारी मासूम निदा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। ओए निदा, क्या बात है बेबी? मुझे बता कि आज तो क्यों सैड है मेरी जान? तू ना इस सदफ की बात का बुरा मत मान, ये सदफ खुद किसी और का माल है। और ये कहते हुए रुखसार निदा को हंसाने की कोशिश करने लगी, मगर निदा उदास की उदास रहते हुए सबसे बोली कि क्या बताऊं यार, थक चुकी हूं रोज रोज सबके सामने कपड़े उतार उतार कर और दूसरे कपड़े पहन पहन कर। तुमको तो नए नए एड्स मिलते हैं रुखसार, और आसमा का चक्कर तो मशहूर मॉडल के साथ चल रहा है, और सदफ तो मॉडलिंग में अपना नाम कब का चमका चुकी है। बस एक मैं ही रह गई हूँ जिसने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है, ना ही नाम, ना ही पैसा, ना ही किसी का प्यार, और ना ही कोई हैसियत यार। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। और ये कहते हुए निदा बहुत ज्यादा उदास हो गई। और निदा की बातें सुनते ही आसमा और सदफ ने गुस्से से चिल्लाते हुए निदा से कहा कि अबे तू पागल है क्या साली निदा की बच्ची? तुझे तो सभी एक मासूम मॉडल कहते हैं। जरा मुझे देख, मेरा मशहूर मॉडल प्रेमी हर दिन मुझे बड़े बड़े एड्स के लिए पैसे वालों के साथ सोने को कहता है। वो तो मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे उस हरामी को झेल रही हूँ निदा। और सदफ ने भी अपना नाम कमाने के लिए कम सैक्रिफाइस नहीं किया है। ओके, सदफ का चरित्र बेदाग है, पर इस दुनिया में नाम और शौहरत कमाने के लिए कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ता है यार। सदफ ने अपना जिस्म नहीं बेचा, मगर किसी रईस रंडवे बूढ़े की ट्रॉफी प्रेमिका बनकर थोड़ा सा नाम कमा भी लिया तो क्या है। ट्रॉफी प्रेमिका का मतलब होता है दिखावा करने के लिए बनाई गई प्रेमिका। तू ना ऐसी बातें करके हमारी मूड की माँ बहन एक मत कर निदा, ओके? और तभी अचानक सभी को एक साथ उदास देखकर रुखसार बोल पड़ी, अरे बस करो यार, ये क्या तुम सब अपना ही रोना लेकर बैठ गए? हम सब की सब अच्छी मॉडल्स हैं और उससे कई ज़्यादा अच्छी इंसान भी हैं, समझे तुम सारे? देखो, मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी लाइफ से ऊब चुके हैं और अब हम सबको एक ब्रेक चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर शहर से बाहर किसी हिल स्टेशन पर चलें? कितने दिन हो गए हम सब ने एक साथ मस्ती भी नहीं की यार। इसी बहाने हम सबका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और फिर आकर सोचेंगे कि अब हमें हमारी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए जिससे कि हम सबके सपने पूरे हो सकें। और ये आइडिया देते हुए रुखसार बारी बारी सबकी आंखों में देखने लगी। निदा स्वभाव से ही इमोशनल और गहरा सोचने वाली लड़की थी। उन चारों में सबसे ज्यादा जहीन और खूबसूरत होने के बावजूद निदा को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। निदा दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा अपनी बेस्टीज से प्यार करती थी और उनके लिए निदा कुछ भी कर सकती थी। आसमा अपने नाम की ही तरह आसमा एक मिस्ट्री थी। जिंदगी को खुलकर और बिना शर्तों के जीना उसका स्टाइल था। गुस्से में सबकी माँ, और जब प्यार लुटाने पर आए तो किसी को कुछ भी दे दे। आसमा का मन जितना भोला था उसकी नीयत उतनी ही कुत्ती थी। सदफ, उन सब में सदफ काफी कम खूबसूरत थी, मगर उसके हौसले बहुत बुलंद थे। जिंदगी में जिस चीज को चाहा उसे हासिल करने के लिए सदफ अच्छा और बुरा दोनों ही करने से पहले एक मिनट के लिए भी नहीं सोचती थी। इन सब में सदफ सबसे अलग और अनोखी थी और उतनी ही गंभीर किस्म की लड़की भी। रुखसार अपने नाम की ही तरह बेहद खूबसूरत, शौक और हसीन लड़की थी। सब पर जान लुटाने वाली और बेबाक अपनी बात कहने वाले नेचर की लड़की थी। नीयत की एकदम साफ और समझदारी में सबकी नानी अम्मा थी। बातों में चंचल और इरादों में चट्टान थे रुखसार। और तभी रुखसार का आइडिया सुनते ही, इससे पहले कि आसमा, सदफ और निदा कुछ कह पाती, बीच में ही इस कहानी का 5वां किरदार उन सब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से जुड़कर बोला, ओए होए मेरी फुलझड़ियों, ये मेरे बिना तुम सारी की सारी हुस्न की परियां कहाँ जाने का प्लान बना रही हो? देख लो, कान खोल कर सुन लो,
जो तुम मेरे बिना कहीं भी गई तो सोच लेना कि मैं तुम सबको छेड़ छेड़ के तुम सबका वो हाल करूंगा, पूछो ही मत। जहां भी जा रही हो मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज। मत भूलो विक्की लव्स यू ऑल सो मच। ये कहते हुए विक्की इन सबको छेड़ने लगा और विक्की की मस्करी बातें सुनते ही निदा, आसमा, सदफ और रुखसार गिर गिर कर हंसने लगी और आसमा बोल पड़ी, लो सुन लो विक्की की बातें यारो, इसको साथ ले लिया तो हमारी जवानी के जलवे और हमारी अश्लील शरारतें देखकर कहीं इस नामर्द का खड़ा ना हो जाए। और आसमा की बातें सुनते ही विक्की ने बुरा मानकर कॉल कट कर दिया और रुखसार ने आसमा पर चिल्लाते हुए कहा कि ये तूने सही नहीं किया आसमा, विक्की हम सबको बहुत प्यार करता है। आज तक विक्की ने जो भी हमारे लिए किया वो कोई हमारा अपना भी हमारे लिए करता, समझी। माफी मांग विक्की से अभी। विक्की वो शख्स था जिसने अनाथ आश्रम से भागकर मुंबई आई उन सारी लड़कियों को सर छुपाने के लिए अपनी खोली में सहारा दिया, उन सबको मॉडलिंग की दुनिया का रास्ता दिखाया और रात दिन एक करके लोगों से मिलवा कर उन सब की जान पहचान सबसे करवाई थी। कहने को विक्की एक स्पॉट बॉय था, मगर अपने मीठे स्वभाव और चंचलता के कारण विक्की सबका चहीता था। बचपन में साइकिल के एक्सीडेंट में विक्की ने अपनी मर्दाना ताकतें खो दी थी। तब से विक्की कुछ औरतों जैसा बर्ताव करता था, मगर विक्की निदा, आसमा, सदफ और रुखसार से बेहद प्यार भी करता था। और रुखसार की डांट सुनते ही आसमा ने विक्की को फिर से कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड किया और बोली कि अरे माफ कर दे मेरे लल्लू विक्की, तेरे को तो पता है मैं सबसे ज्यादा तेरे से लव करती हूँ विक्की। तू अपनी इस फुलझड़ी के छोटू मोटू से मजाक से रूठ गया, जा मैं तेरे से नहीं बोलती। और अपनी तोतली भाषा में ये कहते कहते आसमा जोर जोर से हंसने लगी। आसमा की बात सुनकर विक्की ने आसमा को घूर कर देखा और अगले ही क्षण विक्की, निदा, सदफ और रुखसार भी जोर जोर से हंसने लगे। और फिर सदफ बोली, तो बताओ किस जगह पर चले हम सारे, बड़े दिनों से मेरा भी मन कर रहा था तुम सबके साथ कहीं जाकर हुड़न मचाने का यारो। रुखसार ने तो जैसे मेरे मन की बात ही छीन ली हो। और सदफ की बात सुनते ही निदा बोली, यारो कुछ भी हो पर ये हिल स्टेशन जैसी रोमांटिक जगहों पर जाने के नाम से ही मेरे को चक्कर आने लगते हैं और उल्टी सी होने लगती है। मेरे पास एक आइडिया है, पर छोड़ो तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ये कहते हुए निदा फिर से सैड होने लगी। और निदा को सैड देखकर रुखसार बोली, अरे पहले हमें आइडिया तो सुना, फिर हम सब डिसाइड करेंगे कि हाँ करना है या तेरे सेक्सी पिछवाड़े पर लात मारना है। और रुखसार की बात सुनकर निदा बोली कि यारो क्यों ना ऊटी के घने जंगलों के इलाके में चलें। मैंने सुना है कि घोर जंगलों के इलाके में बहुत सुंदर प्रकृति का नज़ारा होता है। हर इंसान को कम से कम एक बार तो फॉरेस्ट में जाकर नेचर की असली खूबसूरती देखनी चाहिए। क्यों ना ऊटी चला जाए। वहाँ पर शहर से बाहर ऐसे ऐसे गहरे घने जंगल हैं जहाँ प्रकृति के ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें खुल जाएं। और ये कहते हुए मानो निदा बातों बातों में ही प्रकृति और नेचर की खूबसूरती में खो गई। और निदा की बातें सुनते ही मानो सबके सब मंत्र मुक्त हो गए। और धीरे से आसमा बोली, बहनचो कहाँ सेक्सी और रोमांटिक हिल स्टेशन के सपने दिखाए थे, और कहाँ ये चुड़ैल निदा हम सबको अपना जंगल दिखा दिखा कर डरा डरा कर हमारी फाड़ना चाहती है। मैंने सुना है गहरे घने जंगलों में डायन और भूत रहते हैं जो सबकी फाड़ देते हैं यारो, सोच लेना। और ये कहते हुए आसमा सबको डराने लगी। और आसमा की बात सुनते ही रुखसार, सदफ और निदा के साथ साथ विक्की भी बोल पड़ा, तू चुप कर बे, तेरे से बड़ी डायन होगी कहीं और। फालतू में मस्त प्लान की माँ बहन एक मत कर आसमा की बच्ची। हम सब नए जमाने की लड़कियां हैं समझी, और तू कहाँ साइंस के इस दौर में भूत प्रेत और डायनों की बात कर रही है। हम सब इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते समझी। तो तय हो गया, तो कल ही तुम सारे मेरे घर पर मुझसे मिलो और यहाँ से हम सब एक साथ मिलकर सारी तैयारी करके ऊटी के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का दूसरा पार्ट मेरे दूसरे चैनल यानी कि हॉरर स्टोरी बाय सागर पर आएगा। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करा दो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो वैसे ही इस कहानी का दूसरा पार्ट उस चैनल पर आ जाएगा। तो
तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।